आज आप लोगों का गबन होगा पार्ट 18। सो ध्यान सुनिए। उनमें कितने आदमी ऐसे निकलेंगे जो बिना जान पहचान किसी यात्री को उबार लें। गाड़ी के और मुसाफिर भी बूढ़े को श्रद्धा से नेत्रों से देखने लगे। रमा को बूढ़े की बातों से मालूम हुआ कि वह जाति का खटीक है। कलकत्ता में उसकी साग भाजी की दुकान है। रहने वाला तो बिहार का है, पर 40 साल से कलकत्ता में ही रोजगार कर रहा है। देवीदी नाम है। बहुत दिनों से तीर्थ यात्रा की इच्छा थी। बद्रीनाथ की यात्रा करके लौटा जा रहा है। रमा ने आश्चर्य से पूछा, तुम बद्रीनाथ की यात्रा कर आए? वहाँ तो पहाड़ों की बड़ी बड़ी चढ़ाइयाँ हैं। देवी, भगवान की दया होती है तो सब कुछ हो जाता है बाबूजी, उनकी दया चाहिए। रमानाथ, तुम्हारे बाल बच्चे कलकत्ते में ही होंगे। देवी दी ने रूखी हंसी हंसकर कहा, बाल बच्चे तो सब भगवान के घर गए। 4 बेटे थे, 2 का ब्याह हो गया था, सब चल दिए। मैं बैठा हुआ हूँ। मुझी से तो सब पैदा हुए थे। अपने बोए हुए बीज को किसान ही तो काटता है। यह कहकर वह फिर हंसा। जरा देर बाद बोला, बुढ़िया अभी जीती है, देखें हम दोनों में पहले कौन चलता है। वह कहती है पहले मैं जाऊंगी, मैं कहता हूँ पहले मैं जाऊंगा। देखो किसकी टेक रहती है, बन पड़ा तो तुम्हें दिखाऊंगा। अब भी गहने पहनती है, सोने की बालियां और सोने की हंसली पहने दुकान पर बैठी रहती है। जब कहा कि चल तीर्थ कर आवे तो बोली, तुम्हारे तीर्थ के लिए क्या दुकान मिट्टी में मिला दूं? यह है जिंदगानी का हाल। आज मरे कि कल मरे, मगर दुकान न छोड़ेगी। ना कोई आगे ना कोई पीछे, ना कोई रोने वाला ना कोई हंसने वाला, मगर माया बनी हुई है। अभी एक न एक गहना बनवाती ही रहती है, न जाने कब उसका पेट भरेगा। सब घरों का यही हाल है। जहाँ देखो हाय गहने हाय गहने। गहने के पीछे जान दे दे, घर के आदमियों को भूखा मारे, घर की चीज़ें बेचे, और कहाँ तक कहूँ अपनी आबरू तक बेच दें। छोटे बड़े अमीर गरीब सबको यही रोग लगा हुआ है। कलकत्ता में काम कहाँ करते हो भैया? रमानाथ, अभी तो जा रहा हूँ, देखो कोई नौकरी चाकरी मिलती है या नहीं। देवी दिन, तो फिर मेरे ही घर ठहरना। 2 कोठरियाँ हैं, सामने दालान है, एक कोठरी ऊपर है। आज बेचूँ तो 10,000 मिले। एक कोठरी तुम्हें दे दूंगा, जब कहीं काम मिल जाए तो अपना घर ले लेना। 50 साल हुए घर से भाग कर हबड़े गया था, तब से सुख में भी देखे दुख भी देखे। अब मना रहा हूँ, भगवान से ले चले। हाँ, बुढ़िया को अमर कर दो। नहीं, उसकी दुकान कौन लेगा, घर कौन लेगा और गहने कौन लेगा? यह कहकर देवी दिन फिर हंसा। वह इतना हंसोड़ इतना प्रसन्नचित्त था कि रमा को आश्चर्य हो रहा था। बेबात की बात पर हंसता था। जिस बात पर और लोग रोते हैं उसे उस पर हंसी आती है। किसी जवान को भी रमा ने यूं हंसते न देखा था। इतनी ही देर में उसने अपनी सारी जीवन कथा कह सुनाई। कितने ही लतीफ़े याद थे। मालूम होता था रमा से वर्षों की मुलाकात है। रमा को अपने विषय में एक मनगढ़ंत कथा कहनी पड़ी। देवी दिन, तो तुम घर से ही भाग आए हो? समझ गया घर में झगड़ा हुआ होगा। बहू कहती होगी मेरे पास गहने नहीं है, मेरा नसीब जल गया। सास बहू में पड़ती न होगी, उनका गला सुन सुन जी और खट्टा हो गया होगा। रमन, हाँ बाबा, बात तो यही है, तुम कैसे जान गए? देवी दीन हंसकर बोला, यह बड़ा भारी मंत्र है भैया। इसे तेली की खोपड़ी पर जगाया जाता है। अभी लड़के वाले नहीं हैं ना? रमानाथ, नहीं अभी तो नहीं है। देवी दीन, छोटे भाई भी होंगे? रमा चकित होकर बोला, हाँ दादा ठीक कहते हैं, तुमने कैसे जाना? देवी दीन फिर ठटका मारकर बोला, यह सब मंत्रों का खेल है, ससुराल धनी होगी क्यों? रमानाथ, हाँ दादा है तो। देवी, मगर हिम्मत ना होगी। रमानाथ, बहुत ठीक कहते हो दादा, बड़े का हिम्मत कम हिम्मत है। जब से विवाह हुआ अब अपनी लड़की तक को न बुलाया नहीं। देवी दीन, समझ गया भैया, यही दुनिया का दस्तूर है। बेटे के लिए कहो चोरी करे, भीख मांगे। बेटी के लिए घर में कुछ भी नहीं है, कुछ है ही नहीं। 3 दिन से रमा को नींद न आई थी। दिन भर रुपयों के लिए मारा मारा फिरता, रात भर चिंता में पड़ा रहा था। इस वक्त बातें करते करते उसे नींद आ गई। गर्दन झुकाकर झपकी लेने लगा। देवी ने तुरंत अपनी कोठरी खोली, उसमें एक दरी निकाली और तख्त पर बिछाकर बोला, तुम यहाँ आकर लेट रहो भैया, मैं तुम्हारी जगह बैठ जाता हूँ। रमा लेट रहा। देवी दिन बार बार उसे स्नेह भरी आंखों से देखता था, मानो उसका पुत्र परदेश से लौट आया हो। जब रमा कोठे से धम धम नीचे उतर रहा था तो उस वक्त जालपा को इसकी जरा भी शंका न हुई कि वह घर से भागा जा रहा है। पत्र तो उसने पढ़ ही लिया था। जी ऐसा झुंझा रहा था कि चलकर रमा को खूब खरी खरी सुनाऊं मुझसे यह छल कपट। पर एक ही क्षण उसके भाव बदल गए। कहीं ऐसा तो नहीं हुआ है कि सरकारी रुपए खर्च कर डाले हों? यही बात है, रतन के रुपए सराफे को दे दिए होंगे। उस दिन रतन को देने के लिए शायद वे सरकारी रुपए उठा लाए थे। यह सोचकर उसे फिर क्रोध आया, जब मुझे इतना पर्दा क्यों करते हैं? क्या मुझसे बढ़ बढ़ कर बातें करते थे? क्या मैं इतनी भी नहीं जानती कि संसार में अमीर गरीब दोनों ही होते हैं? क्या सभी स्त्रियां गहनों से लदी रहती हैं? गहने न पहनना क्या कोई पाप है?
जब और जरूरी कामों से रुपए बचते हैं तो गहने भी बन जाते हैं। पेट और तन काट कर चोरी या बेईमानी करके तो गहने नहीं बने जाते। क्या उन्होंने मुझे ऐसी गई गुजरी समझ लिया? उसने सोचा रमा अपने कमरे में होगा, चलकर पूछूं कौन से गहने चाहते हैं। परिस्थिति की भयंकरता का अनुमान करके क्रोध की जगह उसके मन में भय का संचार हुआ। वह बड़ी तेजी से नीचे उतरी। उसे विश्वास था वह नीचे बैठे हुए इंतजार कर रहे होंगे। कमरे में आई तो उनका पता न था। साइकिल रखी हुई थी। तुरंत दरवाजे से झांका, सड़क पर भी नहीं, कहीं नहीं दिखाई दिए। कहाँ चले गए? लड़के दोनों स्कूल चले गए थे। किसको भेजें कि जाकर उन्हें बुला लाए? उसके हृदय में एक अज्ञात संशय अंकुरित हुआ। फौरन ऊपर गई, गले का हार और हाथ का कंगन उतारकर रुमाल में बांधा। फिर नीचे उतरी, सड़क पर आकर एक तांगा लिया और कोचवान से बोली चुंगी कचहरी ले चलो। वह पछता रही थी कि मैं इतनी देर बैठी क्यों रही, क्यों न गहने उतार कर तुरंत दे दिए। रास्ते में वह दोनों तरफ बड़े बड़े ध्यान से देखती जाती थी। क्या इतनी जल्दी इतनी दूर निकल आए? शायद देर हो जाने के कारण भी वह आज ही तांगे पर गए हैं, नहीं तो अब तक जरूर मिल गए होते। तांगे वाले से बोली, क्यों जी, अभी तुमने किसी बाबूजी को तांगे पर जाते देखा? तांगे वाले ने कहा, हाँ माई जी, एक बाबू अभी इधर से ही गए हैं। जालपा को कुछ ढांढस हुआ। रमा के पहुंचते पहुंचते भी वह पहुंच जाएगी। कोचवान से बार बार दौड़ा तेज करने क्यों कहती? जब वह दफ्तर पहुंची तो 11 बज गए थे। कचहरी में सैकड़ों आदमी इधर उधर दौड़ रहे थे। किससे पूछे, न जाने वो कहाँ बैठते हैं। सहसा एक चपरासी दिखलाई दिया। जालपा ने बुलाकर कहा, सुनो जी, जरा बाबू रामानाथ को तो बुलाओ। चपरासी बोला, उन्हीं को बुलाने जा रहा हूँ, बड़े बाबू ने भेजा है। आप क्या उनके घर से ही आई हैं? जालपा, हाँ तो मैं तो घर से ही आ रही हूँ, अभी 10 मिनट हुए घर से चले हुए। चपरासी, यहाँ तो नहीं आए। जालपा बड़े असमंजस में पड़ी। वह यहाँ भी नहीं आए, रास्ते में भी नहीं मिले, तो फिर गए कहाँ? उसका दिल बासो उछलने लगा, आंखें भर 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 आने लगी। वह बड़े बाबू के सिवा वह और किसी को नहीं जानती थी। उनसे बोलने का अवसर कभी न पड़ा था, पर इस समय उसका संकोच गायब हो गया। भय के सामने मन के और सभी भाव दब जाते हैं। चपरासी से बोली, जरा बड़े बाबू से कह दो। नहीं, चलो मैं ही चलती हूँ, बड़े बाबू से कुछ बातें करनी है। जालपा का ठाट बाट और रंग ढंग देखकर चपरासी रोब में आ गया। उल्टे पांव पड़े बाबू के कमरे की ओर चला। जालपा उसके पीछे पीछे हो चली। बड़े बाबू खबर पाते तुरंत बाहर निकल आए। जालपा ने कदम आगे बढ़ाकर कहा, क्षमा कीजिए बाबू साहब, आपको कष्ट हुआ। वह 15-20 मिनट हुए घर से चले, क्या अभी तक नहीं आए? रमेश, अच्छा आप मिसेज रमानाथ हैं? अभी तो यहाँ नहीं आए, मगर दफ्तर के वक्त सैर सपाटे करने की तो उसकी आदत न थी। जालपा ने चपरासी को ताकते हुए कहा, मैं आपसे कुछ अर्ज करना चाहती हूँ। रमेश, तो चलो अंदर बैठो। यहाँ कब तक खड़ी रहोगे? मुझे आश्चर्य है कि वह कहाँ गए, कहीं बैठे शतरंज खेल रहे होंगे। जालपा, नहीं बाबूजी, मुझे ऐसा भय हो रहा है कि वह कहीं और न चले गए हों। अभी 10 मिनट हुए उन्होंने मेरे नाम एक पुर्जा लिखा था, जेब में टटोर कर। जी हाँ, देखिए वो पुर्जा मौजूद है। आप उन पर कृपा रखते हैं, आपसे तो कोई पर्दा नहीं है। उनके जिम्मे कुछ सरकारी रुपये तो नहीं निकलते? रमेश ने चकित होकर कहा, क्यों, उन्होंने तुमसे कुछ नहीं कहा? जालपा, कुछ नहीं, इस विषय में कभी एक शब्द भी नहीं कहा। रमेश, कुछ समझ में नहीं आता। आज उन्हें 300 रुपये जमा करना है। परसों की आमदनी उन्होंने जमा नहीं की थी। नोट थे, जेब में डालकर चल दिए। बाजार में किसी ने नोट न निकाल लिए? मुस्कुरा कर, किसी और देवी की पूजा तो नहीं करते? जालपा का मुख लज्जा से नत हो गया। बोली, अगर ये ऐब होता तो आप भी उस इल्जाम से न बचते। जेब से किसी ने निकाल लिए होंगे, मारे शर्म के मुंह से कहा ना होगा। मुँह से जरा भी कहा होता तो तुरंत रुपए निकाल कर दे देती, इसमें बात ही क्या थी? रमेश बाबू ने अविश्वास के भाव से पूछा, क्या घर में रुपए हैं? जालपा ने निशंक होकर कहा, 300 रुपये ना, मैं अभी ले आती हूँ। रमेश, अगर वह घर पर आ गए हों भेज देना। जालपा आकर तांगे में बैठी और कोचवान से चौक चलने को कहा। उसने अपना हार बेच डालने का निश्चय कर लिया। यूँ कई उसकी कई सहेलियाँ थी, उनसे उसे रुपए मिल सकते थे। स्त्रियों में बड़ा स्नेह होता है। पुरुषों की भांति उनकी मित्रता केवल पान पत्ते तक ही समाप्त नहीं हो जाती, मगर अवसर नहीं था। सराफे में पहुंचकर वह सोचने लगी, किस दुकान पर जाऊं? भय हो रहा था कहीं ठगी न जाऊं। इस सिरे से उस सिरे तक एक चक्कर लगाया ही किसी दुकान पर जाने की हिम्मत न पड़ी। उधर वक्त भी निकला जाता था। आखिर एक दुकान पर एक बूढ़े शराब को देखकर उसका संकोच कुछ कम हुआ। शराब बड़ा घाघ था। जालपा की झिझक और हिचक देखकर समझ गया, अच्छा शिकार फंसा। जालपा ने हार दिखाकर कहा, आप इसे ले सकते हैं? सराफ ने हार को इधर उधर देखकर कहा, मुझे 4 पैसे की गुंजाइश होगी तो क्यों न ले लूंगा, माल चोखा नहीं है। जालपा, तुम्हें लेना है इसलिए माल चोखा नहीं है, बेचना होता तो चोखा होता। कितने में लोगे? सराफ, आप ही कह दीजिए। सराफ ने 350 दाम लगाया और बढ़ते बढ़ते 400 तक पहुंचा। जालपा को देर हो रही थी, रुपए लिए और चल खड़ी हुई। जिस हार को उसने इतने चाव से खरीदा था, जिसकी लालसा उसे बाल्यकाल में ही थी उत्पन्न हो गई थी, उसे आज आधे दामों बेचकर उसे जरा भी दुख नहीं हुआ।
बल्कि गर्वमय हर्ष का अनुभव हो रहा था। जिस वक्त रमा को मालूम होगा कि उसने रुपए दे दिए हैं तो उन्हें कितना आनंद होगा। कहीं दफ्तर पहुंच गए हो तो बड़ा मजा हो, यह सोचते हुए वह फिर दफ्तर पहुंची। रमेश बाबू उसे देखते हुए बोले, क्या हुआ, घर पर मिले? जालपा, क्या अभी तक यहाँ नहीं आए, घर तो नहीं गए? यह कहते हुए उसने नोटों का पुलिंदा रमेश बाबू की तरफ बढ़ा दिया। रमेश बाबू नोटों को गिनकर बोले, ठीक है, मगर अब तक वह कहाँ है? अगर ना आना था तो एक खत लिख देते। मैं तो बड़े संकट में पड़ा हुआ था, तुम बड़े वक्त से आ गई। इस वक्त तुम्हारी सूझबूझ देखकर जी खुश हो गया। यही सच्ची देवियों का धर्म है। जालपा फिर तांगे बैठकर चली तो उसे मालूम हो रहा था कि मैं कुछ ऊंची हो गई हूँ। शरीर में एक विचित्र स्फूर्ति दौड़ रही थी। उसे विश्वास था वह आकर चिंतित बैठे होंगे। वह जाकर पहले उन्हें खूब आड़े हाथों लेगी और खूब लज्जित करने के बाद यह हाल करेगी। लेकिन जब घर में पहुंची तो रमानाथ का कहीं पता न था। रामेश्वरी ने पूछा, कहाँ चली गई थी इस धूप में? जालपा, एक काम से चली गई थी, आज उन्होंने भोजन भी न किया था, न जाने कहाँ चले गए। रामेश्वरी, दफ्तर गए होंगे। जालपा, नहीं, दफ्तर नहीं गए, वहां से चपरासी पूछने आया था। यह कहती वह ऊपर चली गई, बचे हुए रुपए संदूक में रखे और पंखा झलने लगी। मारे गर्मी के देह फूकी जा रही थी, लेकिन कान द्वार की ओर लगे थे। अभी तक उसे इसकी जरा भी शंका न थी कि रमा ने विदेश का राह लिया। 4 बजे तक तो जालपा को विशेष चिंता न हुई, लेकिन ज्यों ज्यों दिन ढलने लगा उसकी चिंता बढ़ने लगी। आखिर वह सबसे ऊंची छत पर चढ़ गई। हालांकि उसके जीर्ण होने के कारण कोई ऊपर नहीं आता था और वहां चारों तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन रमा किसी तरफ से आता दिखाई न दिया। जब संध्या हो गई और रमा न दिखा, घर न आया, तो जालपा का भी जी घबराने लगा। कहाँ चले गए? वह बिना दफ्तर से घर आए कहीं बाहर न जाते थे? अगर किसी मित्र के घर होते तो क्या अब तक न लौटते? मालूम नहीं जेब में कुछ है भी या नहीं। बेचारे दिन भर से न मालूम कहाँ भटक रहे होंगे। वह फिर पछताने लगी कि उनका पत्र पढ़ते ही उसने क्यों न हार निकाल कर दे दिया। क्यों दुविधा में पड़ गई। बेचारे शर्म के मारे घर न आते होंगे। कहाँ जाए, किससे पूछे? चिराग जल गए तो उससे न रह गया। सोचा शायद रतन से कुछ पता चले। उसके बंगले पर गई तो मालूम हुआ आज तो वह इधर आए ही नहीं। जालपा ने उन सभी पार्कों और मैदानों को छान डाला जहां रामा के साथ वह बहुधा घूमने आया करती थी, और 9 बजते बजते निराश लौट आई। अब तक उसने अपने आंसुओं को रोका था, लेकिन घर में कदम रखते ही जब उसे मालूम हो गया कि अब तक वह नहीं आए तो वह हताश होकर बैठ गई। उसकी यह शंका अब दृढ़ हो गई कि वह जरूर कहीं चले गए। फिर भी कुछ आशा थी कि शायद मेरे पीछे हो और फिर चले गए हो। जाकर रामेश्वर से पूछा, वह घर आए थे अम्मा जी? रामेश्वर, यार दोस्तों में बैठे कहीं गप सप कर रहे होंगे। घर तो सराय है, 10 बजे घर से निकले थे, अभी तक तो पता नहीं। जालपा, दफ्तर से घर आकर तब कहीं जाते थे, आज तो यहाँ आए नहीं। कहिए तो गोपी बाबू को भेज दूँ, जाकर देखे कहाँ रह गए। रामेश्वरी, लड़के इस वक्त कहाँ जाने देखने जाएंगे, उनका क्या ठीक है। थोड़ी देर और देख लो, फिर खाना उठा कर रख देना। कोई कहाँ इंतजार करे, कहाँ तक इंतजार करे। जालपा ने उसका कुछ जवाब न दिया। दफ्तर की कोई बात उनसे न कही। रामेश्वरी सुनकर घबरा जाती और उसी वक्त रोना पीटना मच जाता। वह ऊपर जाकर लेट गई और अपने भाग पर रोने लगी। रह रह कर चित विकल होने लगा, मानो कलेजे में शूल उठ रहा हो। बार बार सोचती, अगर रात भर न आए तो कल क्या करना होगा। जब तक कुछ पता न चले कि किधर गए, तब तक कोई जाए तो कहाँ जाए। आज उसके मन में पहली बार स्वीकार किया कि यह सब उसी की करनी का फल है। यह सच है कि उसने कभी आभूषणों के लिए आग्रह नहीं किया, लेकिन उसने कभी स्पष्ट रूप से तो मना भी तो नहीं किया। अगर गहने चोरी हो जाने के बाद वह इतनी अधीर न हो गई होती तो आज दिन क्यों आता। मन की इस दुर्बल अवस्था में जालपा अपने भार से अधिक भाग अपने ऊपर लेने लगी। वह जानती थी रमा रिश्वत लेता है, नोच खसोट कर रुपये लाता है, फिर भी कभी उसने मना नहीं किया। उसने खुद क्यों अपनी कमली के बाहर पाँव फैलाया। क्यों उसे रोज सैर सपाटे की सूझती थी। उपहारों को ले लेकर वह क्यों फूली न समाती थी। इस जिम्मेदारी को भी उस वक्त जालपा अपने ही ऊपर ले रही थी। रमानाथ प्रेम के वश होकर उसे प्रसन्न करने के लिए ही तो सब कुछ करते थे। युवकों का यही स्वभाव है। फिर उसने उनकी रक्षा के लिए क्या किया। क्यों उसे यह समझ न आई कि आमदनी से ज़्यादा खर्च करने का दंड एक दिन भोगना पड़ेगा। अब उसे ऐसी कितनी ही बातें याद आ रही थी उनसे उसे रमा के मन की विकलता का परिचय पा जाना चाहिए था, पर उसने कभी उन बातों की ओर ध्यान ही नहीं दिया। जालपा इन्हीं चिंताओं में डूबी हुई न जाने कब तक बैठी रही। जब चौकीदारों की सीटियों की आवाज़ उसके कानों में आई तो वह नीचे जाकर रामेश्वरी से बोली, वह तो अब तक नहीं आए, आप चलकर भोजन कर लीजिए। रामेश्वरी बैठे बैठे झपकियाँ ले रही थी। चौंक कर बोली, कहाँ चले गए थे? जालपा, वह तो अब तक नहीं आए। रामेश्वरी, अब तक नहीं आए? आधी रात हो गई होगी, जाते वक्त तुमसे कुछ भी नहीं कहा?
जालपा कुछ भी नहीं। रामेश्वरी तुमने तो कुछ नहीं कहा। जालपा मैं भला क्या कहती। रामेश्वरी तो मैं लाला जी को जगाऊं। जालपा इस वक्त जगा कर क्या कीजिएगा, आप चलकर कुछ खा लीजिए ना। रामेश्वरी मुझसे अब कुछ न खाया जाएगा। ऐसा मनमौजी लड़का है कि कुछ कहा न सुना, न जाने कहाँ जाकर बैठा रहा। कम से कम कहला तो देता कि मैं इस वक्त न आऊँगा। रामेश्वरी फिर लेट रही, मगर जालपा उसी तरह बैठी रही, यहाँ तक कि सारी रात गुजर गई। पहाड़ सी रात जिसका एक एक पल 1 वर्ष के समान कट रहा था। 1 सप्ताह हो गया, रमा का कहीं पता नहीं। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ। बेचारे रमेश बाबू दिन में कई बजे आकर पूछे जाते हैं। तरह तरह के अनुमान हो रहे हैं। केवल इतना ही पता चलता है कि रमानाथ 11 बजे रेलवे स्टेशन की ओर गए थे। मुंशी दयानाथ का ख्याल है, यद्यपि उसे स्पष्ट रूप से प्रकट नहीं करते, कि रमा ने आत्महत्या कर ली। ऐसी दशा में यही होता है। इसकी कई मिसालें उन्होंने खुद आंखों से देखी है। सास और ससुर दोनों ही जालपा पर सारा इल्जाम थोप रहे थे। साफ साफ कह रहे हैं इसी के कारण उसके प्राण गए। इसने उसका नाको दम कर दिया। पूछो थोड़ी सी तो आपकी आमदनी, फिर तुम्हें रोज सैर सपाटे और दावत तवाजे की क्यों सूझती थी। जालपा पर किसी को दया नहीं आती। कोई उसके आंसू नहीं पूछता। केवल रमेश बाबू उसकी तत्परता और सद्बुद्धि की प्रशंसा करते हैं। लेकिन मुंशी दयानंद की आंखों में उस चित्त का कुछ मूल्य नहीं। आग लगाकर पानी लेकर दौड़ने से कोई निर्दोष नहीं होता। एक दिन दयानंद वाचनालय से लौटे तो मुंह लटका हुआ था। एक तो उनकी सूरत यूं ही मुहर्रमी थी, उस पर मुंह लटका लेते थे तो कोई बच्चा भी कह सकता था कि इनका मिजाज बिगड़ा हुआ है। रामेश्वरी ने पूछा, क्या है, किसी से कहीं बहस हो गई क्या। दयानंद, नहीं जी, इन तकाजों के मारे हैरान हो गया। जिधर जाओ उधर लोग नोचते दौड़ते हैं, न जाने कितना कर्ज ले रखा है। आज तो मैंने साफ कह दिया कि मैं कुछ नहीं जानता, मैं किसी का देनदार नहीं हूँ। जाकर मेम साहब से मांगो। इसी वक्त जालपा आ पड़ी। ये शब्द उसके कानों में पड़ गए। इन 7 दिनों में उसकी सूरत ऐसी बदल गई थी कि पहचान न जाती थी। रोते रोते उस आंखें सूज आई थी। ससुर के ये कठोर शब्द सुनकर तिलमिला उठी। बोली, जी हाँ, आप उन्हें सीधे मेरे पास भेज दीजिए। मैं उन्हें या तो समझा दूंगी या उनके दाम चुका दूंगी। दयानंद ने तीखे होकर कहा, क्या दे दोगी तुम। हजारों का हिसाब है। 700 तो एक ही शराब के हैं। अभी के पैसे दिए हैं तुमने। जालपा, उसके गहने मौजूद हैं, केवल 2-4 बार पहने गए हैं। वह आए तो मेरे पास भेज दीजिए, मैं उसकी चीज़ें वापस कर दूंगी। बहुत होगा 10-5 रुपये तावान के ले लेगा। यह कहती हुआ ऊपर जा रही थी कि रतन आ गई और उसे गले से लगाती हुई बोली, क्या अब तक कुछ पता नहीं चला। जालपा को इन शब्दों से में स्नेह और सहानुभूति का एक सागर उमड़ता हुआ जान पड़ा। यह गैर होकर इतनी चिंतित है और यहाँ अपने सास ससुर हाथ धोकर पीछे पड़े हुए हैं। इन अपनों से गैर ही अच्छे हैं। आंखों में आंसू भरकर बोली, अभी तो कुछ पता नहीं चला बहन। रतन, यह बात क्या हुई, कुछ तुमसे तो कहा, सुनी नहीं हुई। जालपा, जरा भी नहीं, कसम खाती उन्होंने नोटों के खो जाने का मुझसे जिक्र ही नहीं किया। अगर इशारा भी कर देते तो मैं रुपए दे देती। जब वह दोपहर तक नहीं आए और मैं उन्हें खोजती हुई दफ्तर गई, तब मुझे मालूम हुआ कुछ नोट खो गए हैं। उसी वक्त जाकर मैंने रुपए जमा कर दिए। रतन, मैं तो समझती हूँ किसी से आंखें लड़ गई। 10-5 दिन में आप पता लग जाएगा। यह बात सच न निकले तो जो कह दूँ। जालपा ने हकबका कर पूछा, क्या तुमने कुछ सुना है। रतन, नहीं, सुना तो नहीं, पर मेरा अनुमान है। जालपा, नहीं रतन, मैं इस पर जरा भी विश्वास नहीं करती। यह बुराई उनमें नहीं है, और चाहे जितनी बुराई हो, मुझे उन पर संदेह करने का कोई कारण ही नहीं है। रतन ने हंसकर कहा, इस कला में ये लोग निपुण होते हैं, तुम बेचारी क्या जानो। जालपा दृढ़ता से बोली, अगर वह इस कला में निपुण होते तो हम भी हृदय को परखने में कम निपुण नहीं होती। मैं इसे नहीं मान सकती। अगर वह मेरे स्वामी थे तो मैं भी उनकी स्वामिनी थी। रतन, अच्छा चलो कहीं घूमने चलती हो। चलो तुम्हें कहीं घुमा लावे। जालपा, नहीं, इस वक्त तो मुझे फुर्सत नहीं है। फिर घर वाले यूं ही प्राण लेने पर तुले हुए हैं, तब तो जीता ही न छोड़ेंगे। किधर जाने का विचार है। रतन, कहीं नहीं, जरा बाजार तक जाना था। जालपा, क्या लेना है। रतन, जौहरियों की दुकान पर 1-2 चीज़ की देखूंगी, बस। मैं तुम्हारा जैसा कंगन चाहती हूँ। बाबूजी ने भी कई महीने के बाद रुपए लौटा दिए। अब खत तलाश करूंगी। जालपा, मेरे कंगन में ऐसे कौन से रुपए लगे हैं, बाजार में उससे बहुत अच्छे मिल सकते हैं। रतन, मैं तो उसी नमूने का चाहती हूँ। जालपा, उस नमूने का तो बना बनाया मुश्किल से मिलेगा और बनवाने में महीनों का झंझट। अगर सब्र न होता तो मेरे ही कंगन ले लो, मैं फिर बनवा लूँगी। रतन ने उछल कर कहा, वाह, तुम अपना कंगन दे दो तो क्या कहना है, मुसलो ढोल बजाऊं। 600 का था ना। जालपा, हाँ था तो 600 का, मगर महीनों शराब की दुकान की खाक छाननी पड़ी थी।
जड़ाई तो खुद बैठ कर करवाई थी। तुम्हारे खातिर दे दूंगी। जालपा ने कंगन निकालकर रतन के हाथों में पहना दिए। रतन के मुख पर एक विचित्र गौरव का आभास हुआ, मानो किसी कंगाल को पारस मिल गया हो। यही आत्मिक आनंद की चरम सीमा है। कृतज्ञता से भरे हुए स्वर से बोली, तुम जितना कहो उतना देने को तैयार हूँ। तुम्हें दबाना नहीं चाहती। तुम्हारे लिए यही क्या कम है कि तुमने मुझे इसे दिया। मगर एक बात है, अभी मैं सब रुपए न दे सकूंगी। अगर 200 रुपये फिर दे दूँ तो कुछ हर्ज है। जालपा ने सासपूर्वक कहा, कोई हरज नहीं, जी जी चाहे कुछ भी मत दो। रतन, नहीं, इस वक्त मेरे पास 400 रुपये हैं, मैं ये दे दिए जाती हूँ। मेरे पास रहेंगे तो किसी दूसरी जगह खर्च हो जाएंगे। मेरे हाथ में तो रुपए टिकते ही नहीं, क्या करूँ। जब तक खर्च न हो जाए मुझे एक चिंता सी लगी रहती है, जैसे सिर पर कोई बोझ सवार हो। जालपा ने कंगन की डिबिया उसे देने के लिए निकाली तो उसका दिल महसूस उठा। उसकी कलाई पर यह कंगन देखकर रमा कितना खुश होता था। आज वह होता तो क्या यह चीज़ इस तरह जालपा के हाथ से निकल जाती। फिर कौन जाने कंगन पहनना उसे नसीब भी होगा या नहीं। उसने बहुत जब्त किया पर आंसू निकल ही आए। रतन उसके आंसू देखकर बोली, इस वक्त रहने तो बहन, फिर ले लूँगी, जल्द ही क्या है। जालपा ने उसकी ओर बक्स को बढ़ाकर कहा, क्या क्या मेरे आंसू देखकर तुम्हारी खातिर से दे रही हूँ। नहीं, यह मुझे प्राणों से भी प्रिय था। तुम्हारे पास इसे देखूंगी तो मुझे तस्कीन होती रहेगी। किसी दूसरे को मत देना, इतने दया करना। रतन, किसी दूसरे को क्यों देने लगी। इसे तुम्हारी निशानी समझूंगी। आज बहुत दिन के बाद मेरे मन की अभिलाषा पूरी हुई। केवल दुख इतना ही है कि बाबूजी अब नहीं है। मेरा मन कहता है कि जल्दी ही वे आएंगे। वे हमारे शर्म के चले गए हैं और कोई बात नहीं है। वकील साहब को यह भी सुनकर बड़ा दुख था। लोग कहते हैं वकीलों का हृदय कठोर होता है, मगर इनको तो मैं देखती हूँ जरा भी किसी भी विपत्ति सुनी और तड़प उठे। जालपा ने मुस्कुरा कर कहा, बहन, एक बात पूछूं, बुरा तो न मानोगी। वकील साहब से तुम्हारा दिल तो न मिलता होगा। रतन का विनोद। रंजित प्रसन्न मुख एक क्षण के लिए मलिन हो उठा, मानो किसी ने उसे उस स्नेह की याद दिला दी हो। उसके नाम को वह बहुत पहले रो चुकी थी। बोली, मुझे तो कभी यह ख्याल भी नहीं आया बहन कि मैं युवती हूँ और वे बूढ़े हैं। मेरे हृदय में जितना प्रेम, जितना अनुराग है, वह सब मैंने उनके ऊपर अर्पण कर दिया। अनुराग यौवन या रूप या धन से उत्पन्न नहीं होता। अनुराग अनुराग से उत्पन्न होता है। मेरे ही कारण वे इस अवस्था में इतना परिश्रम कर रहे हैं, और दूसरा है ही कौन। क्या यह छोटी बात है। कल कहीं चलोगी। कहो तो शाम को आऊँ। जालपा, जाऊंगी तो मैं कहीं नहीं, मगर तुम आना जरूर। 2 घड़ी दिल बहलेगा, कुछ अच्छा नहीं लगता, मन डाल डाल दौड़ता फिरता है। समझ में नहीं आता मुझसे इतना संकोच क्यों किया। यह भी मेरा ही दोष है। मुझ में जरूर उन्होंने कोई ऐसी बात देखी होगी जिसके कारण मुझे पर्दा करना उन्हें जरूरी मालूम हुआ। मुझे यही दुख है कि मैं उनका सच्चा स्नेह न पा सकी। जिससे प्रेम होता है उसे हम कोई भेद नहीं रखते हैं। रतन उठकर चली तो जालपा ने देखा कंगन का बक्स मेज पर पड़ा हुआ है। बोली, इसे लेती जाओ बहन, यहाँ क्यों छोड़ जाती हो। रतन, ले जाऊंगी, अभी क्या जल्दी पड़ी है। अभी पूरे रुपए तो भी तो नहीं दिए। जालपा, नहीं नहीं, लेती जाओ, मैं न मानूंगी। मगर रतन सीढ़ी से नीचे उतर गई। जालपा हाथ में कंगन लिए खड़ी रही। थोड़ी देर बाद जालपा ने संदूक से 500 रुपये निकाले और दयानाथ के पास जाकर बोली, यह रुपये ले लीजिए, नारायण दास के पास भिजवा दीजिए, बाकी रुपये भी मैं जल्द ही दे दूंगी। दयानंद ने झपकर कहा, रुपए कहाँ मिल गए। जालपा ने निसंकोच होकर कहा, रतन के हाथ कंगन बेच दिया। दयानंद उसका मुंह ताकने लगे। 1 महीना गुजर गया। प्रयाग के सबसे अधिक छपने वाले दैनिक पत्र में एक नोटिस निकल रहा है, जिसमें रमानाथ के घर लौट आने की प्रेरणा दी गई और उनका पता लगाने वाले आदमी को 500 रुपये इनाम देने का वचन दिया गया है। मगर अभी कोई खबर नहीं आई। जालपा चिंता और दुख से घुलती चली जाती है। उसकी दशा देखकर दयानंद को भी उस पर दया आने लगी। आखिर एक दिन उन्होंने दीनदयाल को लिखा, आप आकर बहू को कुछ दिनों के लिए ले जाइए। दीनदयाल यह समाचार पाते ही घबराए हुए आए, पर जालपा ने मैके जाने से इनकार कर दिया। दीनदयाल ने विस्मित होकर कहा, क्या यहाँ पड़े पड़े प्राण देने का विचार है। जालपा ने गंभीर स्वर में कहा, अगर प्राणों को भी इसी भांति जाना होगा तो कौन रोक सकता है। मैं अभी मरने की दशा मैं अभी नहीं मरने की दशा में हूँ। सच मानिए, अभागिनों के लिए वहाँ भी जगह नहीं है। दिन दिन आखिर चलने को हर्ज ही क्या है। शहजादी और बसंती दोनों आई हुई हैं, उनके साथ हंस बोलकर जी बहलता रहेगा। जालपा, यहाँ लाला और अम्मा जी को अकेली छोड़कर जाने को मेरा जी नहीं चाहता। जब रोना ही लिखा है तो रोऊंगी। दीनदयाल, यह बात क्या हुई। सुनते हैं कुछ कर्ज हो गया था, कोई कहता है सरकारी रकम खा गए थे। जालपा, जिसने आपसे यह कहा उसने सरासर झूठ कहा। दीनदयाल, तो फिर क्यों चले गए।
जालपा मैं बिल्कुल नहीं जानती, मुझे बार बार खुद यही शंका होती है। दीनदयाल, लाला दयानाथ से तो झगड़ा नहीं हुआ? जालपा, लाला जी के सामने तो वह सिर तक नहीं उठाते, पान तक नहीं खाते, भला झगड़ा क्या करेंगे? उन्हें घूमने का शौक था, सोचा होगा यूँ तो कोई जाने न देगा, चलो भाग चले। दीनदयाल, शायद ऐसा ही हो। कुछ लोगों को इधर उधर भटकने की सनक होती है। तुम्हें यहाँ कुछ तकलीफ हो तो मुझसे साफ साफ कह दो, खर्च के लिए कुछ भेज दिया करूँ। जालपा ने गर्व से कहा, मुझे कोई तकलीफ नहीं है दादाजी, आपकी दया से किसी चीज़ की कमी नहीं है। दयानाथ और रामेश्वरी दोनों ने जालपा को समझाया, पर वह जाने को राजी न हुई। तब दयानाथ झुंझलाकर बोले, यहाँ दिन भर पड़े पड़े रोने से तो अच्छा है। जालपा, क्या वह कोई दूसरी दुनिया है, या मैं वहाँ जाकर कुछ और हो जाऊंगी? या फिर रोने रोने से क्यों डरूं? जब हंसना था तब हंसती थी, जब रोना है तो रोऊंगी। वह काले कोसों चले गए हैं, पर मुझे तो हरदम यही बैठे दिखाई देते हैं। यहाँ वे स्वयं नहीं है, पर घर की एक एक चीज़ में बसे हुए हैं। यहाँ से जाकर तो मैं निराशा से पागल हो जाऊंगी। दीनदयाल समझ गए यह अभिमानिनी अपनी टेक न छोड़ेगी, उठकर बाहर चले गए। संध्या समय चलते वक्त उन्होंने 50 रुपये का एक नोट जालपा की तरफ बढ़ाकर कहा, इसे रख लो, शायद कोई ज़रूरत पड़े। जालपा ने सिर हिलाकर कहा, मुझे इसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है दादाजी। हाँ, इतना चाहती हूँ कि आप मुझे आशीर्वाद दें। संभव है आपके आशीर्वाद से मेरा कल्याण हो। दीनदयाल की आंखों में आंसू भर आए। नोट वही चारपाई पर रखकर बाहर चले आए। कुवार का महीना लग चुका था। मेघ के जल शून्य टुकड़े कभी कभी आकाश में दौड़ते नजर आ जाते थे। जालपा छत पर लेटी हुई उन मेघखंडों की किलोले देखा करती। चिंता व्यथित प्राणियों के लिए इससे अधिक मनोरंजन की और वस्तु कौन है? बादल के टुकड़े भांति भांति के रंग बदलते, भांति भांति के रूप भरते। कभी आपस में प्रेम से मिल जाते, कभी रूठ कर अलग अलग हो जाते, कभी दौड़ने लगते, कभी ठिठक जाते। जालपा सोचती, रमानाथ भी कहीं बैठे यही मेघ किरणा देखते होंगे। इस कल्पना में उसे विचित्र आनंद मिलता। किसी माली को अपने लगाए पौधों से, किसी बालक को अपने बनाए हुए घरौंदों से जितनी आत्मीयता होती है, कुछ वैसा ही अनुराग उसे उन आकाशगामी जीवों से होता था। विपत्ति में हमारा मन अंतर्मुखी हो जाता। जालपा को अब यही शंका होती थी कि ईश्वर ने मेरे पापों का यह दंड दिया है। आखिर रमानाथ किसी का गला दबाकर ही तो रोज रुपए लाते थे, कोई खुशी से तो न देता था। यह रुपए देखकर वह कितनी खुश होती थी। इन्हीं रुपए से तो नित्य शौक श्रृंगार की चीजें आती रहती थी। उन वस्तुओं को देखकर अब उसका जी जलता था। यही सारे दुखों की मूल है। इन्हीं के लिए तो उसके पति को विदेश जाना पड़ा। वे चीजें उसकी आंखों में अब कांटों की तरह गड़ती थी, उसके हृदय में सूल की तरह चुभती थी। आखिर एक दिन उसने इन सब चीजों को जमा किया। मखमली स्लीपर, रेशमी मोजे, तरह तरह की बेले, फीते, पिन, कंघिया, आईने, कोई कहाँ तक गिनाए। अच्छा खासा एक ढेर हो गया। वह इस ढेर को गंगा में डुबा देगी और अब से एक नए जीवन का सूत्रपात करेगी। इन्हीं वस्तुओं के पीछे आज उसकी यह गति हो रही है। आज वह इस मायाजाल को नष्ट कर डालेगी। उनमें कितनी चीजें तो ऐसी सुंदर थी कि उन्हें फेंकते मुंह आता था, मगर ग्लानि की उस प्रचंड ज्वाला को पानी के छींटे क्या बुझाते। आधी रात तक वह इन चीजों को उठा उठा कर अलग रखती रही, मानो किसी यात्रा की तैयारी कर रही है। हाँ, यह वास्तव में यात्रा ही थी, अंधेरे से उजाले की, मिथ्या से सत्य की। मन में सोच रही थी, अब यदि ईश्वर की दया हुई और वह फिर लौटकर घर आए तो इस तरह रहेंगे कि थोड़े से थोड़े में निर्वाह हो जाए, एक पैसा भी व्यर्थ न खर्च करेंगी। अपनी मजदूरी के ऊपर एक कौड़ी भी घर में न आने देंगी। आज से उसके नए जीवन का आरंभ होगा। ज्यों ही 4 बजे सड़क पर लोगों के आने जाने की आहट मिलने लगी, जालपा ने बैग उठा लिया और गंगा स्नान करने चली। बैग बहुत भारी था, हाथ में उसे लटका कर इस 10 कदम भी चलना कठिन हो गया। बार बार हाथ बदलती थी। यह भय भी लगा हुआ था कि कोई देख न ले। बोझ लेकर चलने का उसे कभी अवसर न पड़ा था। इक्के वाले पुकारते थे, पर वह उधर कान न देती थी। यहाँ तक कि हाथ बेकाम हो गए तो उसने बैग को पीठ पर रख लिया और कदम बढ़ाकर चलने लगी। लंबा घूंघट निकाल लिया था कि कोई पहचान न सके। वह घाट के समय पहुंची तो प्रकाश हो गया था। सहसा उसने रतन को अपनी मोटर पर आते देखा। उसने चाहा सिर झुकाकर मुंह छिपा ले, पर रतन ने दूर से ही पहचान लिया। मोटर रोककर बोली, कहाँ जा रही हो बहन? यह पीठ पर बैग कैसा है? जालपा ने घूंघट हटा लिया और निशंक होकर बोली, गंगा स्नान करने जा रही हूँ। रतन, मैं तो स्नान करके लौट आई, लेकिन चलो तुम्हारे साथ चलती हूँ, तुम्हें घर पहुँचा कर लौट जाऊंगी। बैग रख दो। जालपा, नहीं नहीं, यह भारी नहीं है, तुम जाओ, तुम्हें देर होगी, मैं चली जाऊंगी। मगर रतन ने न माना। कार से उतरकर उसके हाथ से बैग ले लिया और कार में रखती हुई बोली, क्या भरा है तुमने इसमें? बहुत भारी है, खोलकर देखूं? जालपा, इसमें तुम्हारी देखने लायक कोई चीज़ नहीं है। बैग में ताला न लगा था। रतन ने खोलकर देखा तो विस्मित होकर बोली, इन चीज़ों को कहाँ ले जाती हो? जालपा ने कार पर बैठते हुए
कहा इन्हें गंगा में बहा दूंगी। रतन ने अभी भीष्म में पढ़कर कहा, गंगा में? कुछ पागल तो नहीं हो गई हो? चलो घर लौट चलो, बैग रख कर फिर आ जाना। जालपा ने दृढ़ता से कहा, नहीं रतन, मैं इन चीज़ों को डुबा कर ही जाऊंगी। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।